हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग इलाकों से जो खबरें आती हैं उसके बारे में कुछ गहराई से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों से, एक्सपर्ट से, पत्रकारों से, और आपके सामने वो फैक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पे दूसरे माध्यमों से आप लोगों को नहीं मिलते। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने के साथ साथ यूनियन टेरिटरी 2 बना दी गई थी, जिसमें अभी तक भी लोग सेटल नहीं है, मुतमईन नहीं है। ऐसी खबरें बार-बार आ रही हैं। और जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाई गई उसमें इख्तलाफात थे। 2 खास इलाके हैं उसमें, जिसमें लेह और कारगिल है, और इन दोनों के नजरियात मुख्तलिफ शुरू से रहे हैं। लेह के लोगों ने मांग की थी यूनियन टेरिटरी की, यूनियन टेरिटरी मिली। उसके बाद वो फिर कई कई मरहलों में अपना रुख उन्होंने बदला, और अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि लेह और करगिल दोनों तरफ के लोग अब एक नजरिए पर कायम हो गए हैं, और वो अब यूनियन टेरिटरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही, तरक्याती काम नहीं हो रहे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहां पर भेजे गए हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहां के मकामी लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे। वहां के तमाम इन हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, जर्नलिस्ट सज्जाद हुसैन करगिली साहब, और ये पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुके हैं, और इसके अलावा इस वक्त मेंबर हैं जमीयत उलमा असना अशरिया की तरफ से, उनके नुमाइंदे के तौर पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में। और ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लेह की जो एपेक्स बॉडी है उनसे बातचीत करने में, राबता करने में, लिहाजा करने में वो बहुत ही एक्टिव रही है। वो एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं करगिल इलाके की। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि देश भर का मीडिया उस इलाके के वाकयात को सामने नहीं रख रहा है, और जो गोदी मीडिया है उसके बारे में तो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो असल इश्यूज पर कभी बात नहीं करते। हमारी कोशिश रहती है उस इलाके के सिलसिले में, हमने कई बार अब से पहले प्रोग्राम्स दिए हैं। आप अब बताइए कि अब सूरत हाल क्या है, लेह और करगिल के लोग अब कहां खड़े हैं? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। जैसे कि आपको मालूम है, आपने भी बताया कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली ये जो आर्टिकल 370 है उसको यकतरफा तौर पर जबरी तकसीम करके इस पूरे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया, और 370 को हटा करके हमारे इस पूरे रीजन को ज़मीन के हुकूक से, हक़ के मालिकियत से, हक़ के हाकमियत से महरूम कर दिया। और आप देखते हैं कि जो हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थे, जो 370 के ज़रिए, 35A के ज़रिए हमें मिल रहे थे, अब वो हमारे पास नहीं हैं। और उसके अलावा जो नुमाइंदगी थी लद्दाख की, असम्बली में हमारी नुमाइंदगी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी नुमाइंदगी थी, ये नुमाइंदगी हमसे जबरी तौर पर छीन ली गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो यूनियन टेरिटरी की डिमांड कर रहा था। शायद उनके जहन में यही होगा कि शायद इससे कुछ बेहतरी आए, लेकिन 2 साल के एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, यूनियन टेरिटरी का जो टेस्ट लोगों ने देखा है, उसके बाद लोगों को ये एहसास हो चला था कि अब लद्दाख में जो ज़मीन के इश्यूज़ हैं, जो लैंड राइट्स है, लैंड सिक्योरिटी के इश्यूज़ है, ये एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, या फिर हमारी रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, हम इन हुकूक से महरूम हो गए हैं, हमसे ये हुकूक छीने गए हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का वजूद अमल में आया, जिसमें कारगिल के मजहबी और सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से रब्ता करके हमने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, कारगिल की मेजॉरिटी यहाँ के लोगों ने मिल के बनाई। उसके साथ लेह में भी, लेह की जो मेजॉरिटी है उसने मिल करके लेह एपेक्स बॉडी का क़याम अमल में लाया,
और शुरू में लेह अपेक्स बॉडी ने 6 शेड्यूल की डिमांड की ताकि वहाँ के राइट्स को, लद्दाख के राइट्स को महफूज रखे जा सकें। लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जहाँ तक ताल्लुक है, वो शुरू से ही स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के हम चले, क्योंकि आर्टिकल 370 का जो मामला, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तिवा चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इल्तिवा जब ये मामला चले गए तो कोई भी इशू जो है वो जो है वो उसका हल होना ज़रा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो जुडिशरी के अंदर वो सारे मामला थे। और इसीलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से 370 का इशू हल नहीं होता, तब तक लद्दाख को किस तरीके से आगे लिया जाए और यहाँ के ज़मीन को, यहाँ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन को, मुलाजिमतों को, कल्चर को, इन्वायरमेंट को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसके लिए हमने जो है स्टेटहुड की डिमांड को सामने रखा। और काफ़ी अरसे से, 2 साल से, गुज़श्ता 2 साल से हमारी लेह अपेक्स बॉडी के साथ बातचीत रही। और 1 अगस्त 2021 को बिल आखिर हम सब इस बात पे मुत्तफिक हुए कि लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए हम लोग स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की डिमांड करेंगे, लेह करगिल में रिप्रेजेंटेशन, जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, उसकी भी डिमांड करेंगे, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी। और अब भी जो है लद्दाखियों के बहुत सारे इशूज़ है, पेंडिंग है। बदकिस्मती से, जैसे आपने कहा कि गोदी मीडिया जो है वो एक तरफ का रुख आपको दिखाता है, दुनिया को दिखाता है, तो लद्दाख को वो जो है जिस अंदाज में पेश करने की एक कॉस्मेटिक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई हकीकत ठोस इकदाम नहीं लिए जा रहे हैं। और आज भी लद्दाख के अंदर हज़ारों की तादाद में जो हमारे कैजुअल लेबरर्स हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, वो प्रोटेस्ट में हैं, हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में हैं, आए रोज़ हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों में हाहाकार मची हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, और तरह तरह के ये खेलो वो खेलो। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पे तरह तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पे अगर लोगों को मुलाजिमतें मिल जाती, लोगों के घर बस जाते, लोगों को रोज़गार मिल जाता, तो ये बहुत बेहतर होता। जो गोदी मीडिया जिस तरह आप कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके मतलब वो उससे स्क्रीन से वो चीज़ें गायब हैं। अच्छा, थोड़ा सा आम लोगों के समझने के लिए, ये लेह के लोगों ने जो रुख बार बार बदला, एक तो 6 शेड्यूल थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए कि उसके क्या मतलब होते हैं। तो आम आदमी उसे नहीं जानता, आप लोगों के यहाँ चूंकि सियासी बहस उस पर है, आप उसमें, आपके यहाँ क्लैरिटी है, लेकिन भारत के आम नागरिकों को समझने के लिए थोड़ा सा बताइए कि लेह के लोगों की डिमांड किस किस मरहले से गुजरी। करगिल के का नजरिया एक ही तरह से रहा जैसा कि आपने अभी तक बताया। तो ये थोड़ा सा फर्क क्या कुछ है, बुनियादी फर्क क्या था, और ये बाद में जो लेह की लोगों की डिमांड बदलती रही अलग अलग फेजेस में, वो क्या कुछ थी, और थोड़ा सा सादा जबान में बता। जी, तो काज़मी साहब, सबसे पहले 6 शेड्यूल के जहाँ तक ताल्लुक है, 6 शेड्यूल ट्राइबल जो एरिया घोषित करना है, इस पूरे रीजन को ट्राइबल रीजन घोषित करे, ताकि यहाँ के जो ज़मीन के हकूक़ हैं, जहाँ ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ है, वो रहे, ताकि कोई बड़ा कॉरपोरेट मतलब कॉरपोरेट कंपनियाँ आके यहाँ के ज़मीनों में अपना मालिकाना हक़ जताने की कोशिश ना करे। क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो लद्दाख का इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है, और दूसरा यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, यानी 2.5 से 3 लाख की पॉपुलेशन है। जम्मू कश्मीर जो साबिक़ा हमारी रियासत थी, उसका 60% जो हिस्सा है वो लद्दाख में है। लद्दाख वो एरिया लद्दाख का होता था, लेकिन पॉपुलेशन के एतबार से सबसे कम। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ तक हिंदुस्तान देश भर की है, उसमें सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से वो लद्दाख है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके फ़ौरन बाद जैसे कि आपको कहा कि 370 की वजह से, 35A की वजह से जो ज़मीन का हमारे राइट्स थे, जो सेफगार्ड्स थे, वो सब चले गए। तो 6 शेड्यूल की डिमांड हमारे लेह से उठी, ताकि ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, ज़मीन में जो है दूसरों की इजारादारी या दूसरों का जो कब्ज़ा होना शुरू ना हो जाए, बाहर के लोग आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आबाद ना हो जाएं, ताकि यहाँ की डेमोग्राफी महफूज रहे। लद्दाख की का एक अलग फ्रेजाइल इन्वायरमेंट भी है, एक कल्चर भी जो है हमारा डिस्टिंक्ट कल्चर है, हमारी मतलब यहाँ की लद्दाखी जो कल्चर है अपने आप में बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये डिमांड हमारे लेह से उठी, लेकिन
कारगिल में हम लोगों ने जब बातचीत की तो हमने ये सोचा, क्योंकि हम शुरू से आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी के खिलाफ थे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का हमने सारा सीन दिल्ली में देख चुके थे कि दिल्ली जो कैपिटल होने के बावजूद भी एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे असेंबली के होने के बावजूद भी उसको आए रोज धरने देने पड़ रहे थे। तो हमने ये सोचा कि अगर हम यूटी विद लेजिस्लेचर भी आज अगर लद्दाख में होता है तो उस लेजिस्लेचर में भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर होंगे उसको तो राजनिवास के बगल में ही ऑफिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आए रोज उसको धरने पे बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब तक एलजी का हस्तक्षेप है लद्दाख के अंदर, तो एलजी का जो सेटअप है या ब्यूरोक्रेटिक रूल जब तक उनका डोमिनेंस है, मुझे नहीं लगता है कि आवाम का फलाह बहबूदी या आवाम की नुमाइंदगी कहीं से हो सकती है। क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ख़त्म होने की वजह से यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा गैप, एक ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हुआ है हुकूमत और आवाम के बीच में। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड की, चलिए भाई आपका आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम था, 370 आप लोगों ने हमसे छीन लिया, वो लड़ाई तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ लेंगे, लेकिन कम से कम तब तक के लिए हमें स्टेट उठी दीजिए, क्योंकि हम एक स्टेट के लोग थे, आपने यूनियन टेरिटरी हमें क्यों बनाया। और यही डिमांड जो है 2 साल के बाद लेह से जो हमारी लीडरशिप थी उन्होंने भी कहा कि जो यूनियन टेरिटरी यानी जिस तस्वुर के साथ हमने यूनियन टेरिटरी मांगी थी, वो यूनियन टेरिटरी ये नहीं है जो अभी लद्दाख में है। उनके उनके बकौल वो ये सोच रहे थे कि शायद उसमें आवाम की बालादस्ती होती, लद्दाखियों का कोई अमल दखल होता, लद्दाखी लीडरशिप का, यहाँ के स्टेक होल्डर्स का कोई अमल दखल होता। वो अब कहीं भी आपको नज़र नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ से ब्यूरोक्रेटिक रूल और ब्यूरोक्रेटिक राज ही आपको नज़र आएगा, जहाँ अवामी जो अवामी लीडरशिप है उसका उसका जो असर है, असर और नफूज है, वो नदारत है ना, मतलब उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। तो इस वजह से लेह में 6 शेड्यूल की डिमांड हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो लगातार एक उसमें थे, मतलब नेगोशिएटिंग फेज में थे। वो उनका बातचीत अंदर से चल रही थी कि आखिर हम मुस्तकबिल को कैसे देखें। बिल आखिर जब कारगिल के साथ उनकी बातचीत हुई, कारगिल से मुराद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जब उनकी बातचीत हुई, तो हमने आपस में बैठ के सारे मसाइल पर खूब खुलकर गुफ्तगू की और इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए मिल के किसी पेज पे आना पड़ेगा और हुकूमत से मुतालबा करना पड़ेगा। और यही वजह थी कि न सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि जो हमारा एस्ट वाइल स्टेट है जम्मू कश्मीर, जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए भी लद्दाख की जो मौजूदा सूरत हाल अभी तक की मैं जहाँ तक बात करूँ तो एक मिसाल लद्दाख के लोगों ने कायम की है कि हमने तमाम डिफरेंसेस को दरकिनार करके इस बात पर एक पेज पे आए हैं कि हम अपने लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो अपने लीगल राइट्स हैं, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो अपने ज़मीन और लोगों के हुकूक हैं, उसके लिए मिलकर लड़ेंगे। तो ये इस बात का असर काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ें मौसर अभी लग रही हैं। यही वजह है कि लद्दाख में जो नॉन गेजेटेड पोस्ट्स के लिए अभी गवर्नमेंट ने लद्दाख रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का ऐलान किया, और वो भी जो हमारी पीआरसी थी, स्टेट सब्जेक्ट था, जो था ये परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, स्टेट सब्जेक्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर का था, उसी की बुनियाद पे कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट के वो जो कापियाँ सर्टिफिकेट्स होंगे उनको लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इससे ये मुराद है कि इसका असर भी बहुत पड़ा, और यही वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में भी इसकी काफ़ी सराहना हुई। और ये हमारी पहली जीत थी जो लद्दाख की कलेक्टिव जो लीडरशिप ने मिलकर आवाज़ उठाई, उसकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि हमें जो है लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिला। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इस पर कामयाबियां अच्छा जरूर अच्छा, हमारे अब मुकद्दर अब में। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पहल हुई बातचीत की, जिसमें एक बार डेलीगेशन लेह से आया, अमित शाह जी से मिला, होम मिनिस्टर से। उसके बाद एक डेलीगेशन आपके यहाँ से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से आया, जिसमें शायद आप भी मौजूद थे। तो जी जी। वो किस स्टेज में बात पहुंची, उसका क्या नतीजा निकला, अब किस हालत में है, कोई राब्ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ओवरऑल जो बीजेपी का अपना एक पोलराइजेशन वाली जो पूरे मुल्क में सियासत के लिए शायद कश्मीर के लोगों को सताने का इंतजाम किया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक दो चीज़ें हैं सर इसमें। एक चीज़ तो ये है कि
जो लेह की लीडरशिप हमारे जो थुप्सान साहब और ठीक से रिंपो जी की क़यादत में गृह मंत्री से मिले थे, वज़ीर दाखिला अमित शाह जी से मिले थे, तो उधर उन्होंने साफ कर दिया था कि कारगिल के लोगों से भी हमने बात करनी है और सब मिल करके आप लोग आइए। उसी चीज़ का उन्होंने ये सोचा कि भाई हमें जाके करगिल की लीडरशिप से भी बात करनी है। वो आए, हमसे बात की, हम दोनों तरफ से हमारी खुले जहन से बातचीत हुई। और जब हम भी गए होम होम हमें जय किशन रेड्डी, क्योंकि उनको इंचार्ज बनाया था यूटी लद्दाख के इन मामलात को डील करने के लिए, तो उनके साथ जब हमने बातचीत की उस वक्त, तो उनके साथ भी हमारी बातचीत यही रही कि हमने 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ और स्टेटहुड की डिमांड को लेकर हमने बात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने अपनी बात रखी। लेकिन साथ में हमने ये साफ किया कि हम लेह के लोगों से खुल के बात करेंगे, और हमें भी ये एहसास था और लेह की लीडरशिप को भी ये एहसास था कि कहीं ना कहीं हमने एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आकर के बात करने की ज़रूरत थी। जहाँ तक दो चीज़ें हैं, एक तो बीजेपी एज ए पार्टी, एज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी जो आरएसएस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड या उनका असर या उनका एक हिस्सा आप समझिए, पॉलिटिकल विंग समझिए, उस हिसाब से वो लद्दाख को और लद्दाखी लोगों को दूसरे एंगल से देखते हैं। उसमें हमारा उनके साथ इख्तलाफ है। लेकिन चूंकि होम मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, तो एज एन इंस्टीट्यूशन हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, और सारी चीज़ें हमने उन्हीं के साथ डिस्कस करनी है। और हमें भी बहुत हम भी इस बात से मुतमईन हैं कि वो भी हमें जो है एज ए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर देखते हैं। और उन्होंने भी अभी तक जो हमारे साथ बातचीत की है वो अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उससे हट कर देश के हित में रहते हुए उन्होंने हमसे बात की। और हम आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमसे इसी सिंसियरिटी में बात करें, ताकि हम बातचीत को किसी नतीजे तक पहुंचाएं। दूसरी अहम बात यह है कि लद्दाख की जो बीजेपी, जो हमने बीजेपी की बात की, तो लद्दाख की बीजेपी इस वक्त पूरे लद्दाख में जो बीजेपी है वो हाशिए पे चली गई है। वो न 3 में है न 13 में है, क्योंकि लेह एपेक्स बॉडी से भी वो दरकिनार हो रही है धीरे धीरे। और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से तो शुरू से ही ये बीजेपी दरकिनार थी। बीजेपी का लद्दाख को लेकर के कोई आइडिया नहीं है, कोई रोड मैप उनके पास नहीं है, कोई विजन उनके पास नहीं है कि वो लद्दाख के लोगों को दिखा दे। वो आप हाल ही में आपने देखा जो हमारे एमपी लद्दाख थे, वो किसी इनॉग्रेशन सेरेमनी में गए तो बोर्ड में उनके एग्जीक्यूटिव साहब का नाम नहीं था, तो उनका नाम न लिखने की वजह से वो काफ़ी बौखला गए और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि रिप्रेजेंटेटिव्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई हैसियत नहीं है। मुझे काफ़ी हैरानगी इस बात से हुई कि उसको इस बात का तो अफसोस हुआ कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा गया, लेकिन इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन से ही महरूम किया गया। तो उनकी तो अकल पे मातम ही करने को मन करता है। मतलब उनके पास कोई विजन, कोई रोड मैप नहीं है, और वो सारा कुछ डिक्टेशंस पे जो उनको उधर से, क्योंकि कल इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं मोहन भागवत से, तो इनके ही डिक्टेशंस पे सारा काम वो करते हैं। तो उनसे लद्दाखियों को कोई तवक्का भी नहीं है। जहाँ तक लद्दाखियों की अपनी स्ट्रगल का ताल्लुक है, वह इस वक्त लद्दाख के, खासकर लेह के अंदर आप देखेंगे तो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, गोनपाई एसोसिएशन है, वहाँ अंजुमन मोइनुल इस्लाम है, अंजुमन इमामिया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं। और इसी तरह कारगिल में जमीयतुल उलमा है, इमाम खुमैनी ट्रस्ट है, इसी तरह अंजुमन साहिब जमान है, और जमात अहले सुन्नत और नूरबख्शिया है, सूफिया नूरबख्शिया। तो इन लोगों का एक जो कलेक्टिव हमने एक नेटवर्क बनाया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है अगर इसी नीयत के साथ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, लेकिन जो हम एक इंडिविजुअल लाइफ की आप बात करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। लेकिन जब हम कौमी ज़िंदगी की बात करें तो कौमी ज़िंदगी का जो आप देखेंगे तो ये सदियों पर मुहित होती है और फिर ये डिकेड्स पे मुहित होती है। तो हमें इस वक्त पूरे लद्दाखियों को, मेरा ये मानना है, अगर हम सब देखें तो मिल करके हमें एक कौमी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है, जिस पर हम एक आगे बढ़ करके सदियों तक हमारी इस बरादरी को, रवादारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, ताकि कल किसी भी मुश्किल वक्त में, क्योंकि लद्दाख पॉपुलेशन के एतबार से भी बहुत छोटा है, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, हमारी डिस्टिंक्ट अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारी ज़ुबानें हमें मिलाती है, हमारा कल्चर हमें मिलाता है। तो हमें इस वक्त एक कौमी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है, सबको मिलकर हम आगे के साथ आगे बढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसमें इन्होंने 5 नुमाइंदे लेह से और करगिल से लिए हैं, तो और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी रहेंगे, हमारे एमपी साहब भी रहेंगे, तो उस वक्त
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम ये इस कमेटी के साथ खुल के बात करेंगे लद्दाख के मुस्तकबिल को लेकर। अभी हम इंतज़ार में हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से फ़िलहाल हमें कोई जवाब नहीं आया है। जो ही होम मिनिस्ट्री हमें बुलाएगी हम जाएंगे, लेकिन हम ये भी उम्मीद करेंगे कि होम मिनिस्ट्री इस बात में जो है ले तो लाल से काम न ले और जल्द अज जल्द लद्दाख के इस मामले पर बात करे, बहस करे, क्योंकि लद्दाख की पूरी लीडरशिप इस वक्त आमादा है अपने मसाइल को लेकर के आगे लड़ने के लिए और बातचीत के लिए। जी, सज्जाद हुसैन करगिली साहब, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा इस मौजू से हट करके एक सवाल करना चाहता हूं, जो आम तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप चूंकि पूरे कश्मीर को जानते हैं, जम्मू कश्मीर को जानते हैं, आपका अपना इलाका आपके सामने है। अफगानिस्तान में तब्दीली से क्या कोई उस इलाके पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि कई बार इस तरह के कंसर्न जाहिर किए गए हैं। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी अपना क्या नजरिया है? क्या कुछ वहां ग्राउंड पर क्या कोई ऐसा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के आने के बाद क्या इस खित्ते पर कोई किसी किस्म का असर शुरू हुआ है या असर होने की उम्मीद है? क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए सर, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है बड़ी मतलब आप अजीब सी सिचुएशन, अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई है अचानक जो तब्दीली अफ़गानिस्तान में हुई। लेकिन अफ़गानिस्तान में अगर सिचुएशन तब्दील न भी होती तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, उसमें जो चाइना और पाकिस्तान का ट्रेड चल रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान पे किसी किस्म का हमला करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो चाइना ये समझ के आगे बढ़ता है कि गोया ये पाकिस्तान पे नहीं, ये मुझ पे हमला हो रहा है। तो इस वक्त अगर अफगानिस्तान में तब्दीली न भी होती तो इस रीजन को मुतासिर, मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात बड़े हसास हैं। कि ईस्टर्न लद्दाख का की आप जहाँ तक बात करें, हमारा जो लद्दाख का इलाका है, और जहाँ से आप देखेंगे उसके पीछे ही कराकोरम हाईवे जाती है केकेच, और सारी लड़ाई केकेच की है, कराकोरम हाईवे की है। तो इस पूरे इलाके में हालात जो है बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, बड़े हसास हालात हैं। और अफ़गानिस्तान में हालात तब्दील होने के बाद थोड़ा एज और मिला है चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। और मुझे ये खदशा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो अफ़गानिस्तान में वो लॉबी जो कश्मीर को लेकर एक्टिवेट थी, और ख़ासकर वो जो जेलों से फरार हो गए हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कश्मीर में एक्टिव थे, और जो हक्कानी नेटवर्क है, तो वो कोशिश करेंगे कि एक बार फिर नया महाज खोलने की। और इस बात का मुझे डर है कि आइंदा आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान का ये लद्दाख का रीजन जो है, जहाँ सीपेक की वजह से मुतासर होगा, वहीं तालिबान कहीं जो है कश्मीर की तरफ रुख न करे, तो इस बात का तो डर या खदशा ज़रूर है। मुझे इस बात का अंदेशा है कि इससे मुतासर हुए बगैर तो नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद करगिली साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया। लेह और करगिल के लोग एक साथ आ गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही किस्म की मांग कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत का उस खित्ते के लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कुछ करती है, क्या रुख अपनाती है, क्या वो अपने कदम को पीछे लेगी, ये बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि स्टेटहुड की बात मांग करना एक बात है, अमित शाह जी के जरिए पार्लियामेंट में शुरू में ही कह देना कि हो सकता है हम वापस स्टेटहुड की तरफ जाएं, लेकिन उसमें पूरा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्लैरिटी हो गई है। पूरे लद्दाख के लोग एक साथ हैं, और आपने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों से भी आप लोगों का तालमेल है, और वो उस तालमेल के साथ अपनी आने वाली जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो कोई बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपने बता दिया कि तालिबान के अफगानिस्तान में ताकत में आने के बाद आपको खदशा है कि इस इलाके पर भी कोई असर पड़ेगा। पूरे भारत की नजरें उस इलाके पर हैं, और जो एजेंसियां हैं, जो सरकार है, वो इस बात पर फिक्रमंद लगती हैं। आपने अपनी भी अपना खदशा जाहिर किया इस पर। ये बहरहाल बहुत ही अहम है, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से एक जर्नलिस्ट के तौर पे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उस इलाके में हैं जो
बिल्कुल करगिल का वो इलाका जहां के लोगों ने फौज की मदद की थी करगिल जंग के दौरान, और वो एक क्लैरिटी है विजन में भारत और पाकिस्तान के मामले में, और आपकी अपनी क्या पोजीशन है वो बहुत ही क्लैरिटी है। और मैं समझता हूं पूरे भारत को करगिल के लोगों पर फख्र भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से करगिल के लोगों ने फौज की मदद की थी पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में, वो बहरहाल बहुत ही एक तारीख का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि सज्जाद हुसैन करगिली बहुत ही एक्टिव हैं, उस इलाके में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, सेकंड पोजीशन पर बहुत ही मजबूती के साथ रहे थे, और अब मुसलसल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जमीयत उलमा असना अशरिया की तरफ से नुमाइंदे के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।